बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद कहा करते थे कि आदमी जो है ना, ये मोहब्बत करता है औरत से और औरत मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था। मैंने किताबें पढ़ी, यूनिवर्सिटी पढ़ी। मैंने कहा नहीं यार, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। औरत तो मोहब्बत ही इंसान से करती है। वो किसी से मोहब्बत में फिना हो जाए तो वो तो अपना सारा कुछ ही लौटा देती। वो अपनी मोहब्बत की खातिर हर चीज से कच्चे घड़े पे बैठ जाती है। वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाती है। इस बात की मुझे समझ उस रात आई, गुज़श्ता 2017 मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, 2 बच्चे थे और हम लोग 2 बेटे अल्लाह ने अता किए हुए थे। बड़ा बेटा जो उस वक़्त तकरीबन 4 साल का होने वाला था और छोटा जो था वो तकरीबन 2 साल का हो रहा था। उस रात हमारे बेडरूम में हम सिर्फ 3 लोग थे, छोटा बेटा, मैं और उसकी वालदा। और तीनों में से 2 को बुखार था, मुझे 103-4 दर्जा हरारत का बुखार था और बेटे को 100 के करीब दर्जा हरारत का बुखार था। मेरी तबीयत जबकि बेटे से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कपकपी भी है, खांसी भी है, बुखार भी है। और मैंने देखा, महसूस किया कि कमरे में तो 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा है और उसकी वालदा है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे एहसासात को खूब जेर ज़बर किया और फिर अदराक के बेलगाम घोड़े ने ये अकदा मेरे पे अयां किया कि यार, औरत नाम ही इस चीज़ का है कि जब ममता उसको दीद कर दी जाती है, ममता का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं होती। उसको पता ही नहीं होता, वो इतनी अपनी औलाद में मगन हो जाती है कि उसको अपने शोहर का भी एहसास नहीं होता। स्पेशली जब उसकी औलाद किसी परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो, किसी दुख में हो, किसी बीमारी में हो, तब तो उसका आलम ही और का और हो जाता। इसी नतीजे के साथ मैंने एक नतीजा फिर और निकाला, यार अगर मेरे बेटे का इलाज उसकी वालदा की गोद में है, उसकी वालदा की आगोश में है, तो मेरा इलाज भी तो मेरी वालदा की गोश में है। बस ये ख्याल आना था तो फौरन मैं बिस्तर से उठा तो वालदा के कमरे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो चट से उठ के बैठ गई, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे वो जाग रही हूँ पहले से मेरे इंतज़ार में। बस फिर क्या था, मैं भी 2 साल के बच्चे की तरह उनकी गोद में लेट पेट हो गया और फिर तवज्जा, मोहब्बत, प्यार, खलूस की इतनी हैवी डोज से मेरी थेरापी की गई, अगोश थेरापी जिसको कहा जा सकता है, कि मैं सुबह तक अच्छा खासा चंगा भला हो गया। फिर तो मैंने ये असूल ही बना लिया कि जैसे छोटा बड़ा मसला हुआ नहीं तो मैं वालदा के गोश में गया नहीं। और फिर वहां पे ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर होती, पूरे घर के तमाम खानदानी मुआलिज को बुला लिया जाता, तमाम लोगों को काम बांट दिए जाते, किसी को दूध लाने का आर्डर दे दिया जाता, किसी को सर की पट्टियां करने का आर्डर दे दिया जाता, किसी को यखनी बनाने का आर्डर दे दिया जाता। यानी कि वक़्त की नज़ाकत के साथ, तबीयत की नासाजी के हिसाब से जो भी उस वक़्त का इलाज मुमकिन होता, वो घर का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट माजी थे, वो सबको अपने अपने जो भी डीएमओ बैठे होते थे उनके पास, उनको आर्डर सादर कर दिए जाते और हर बंदा अपने अपने काम में लग जाता और कुछ लम्हे, कुछ पहर के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हर तरह के अच्छे खासे हो जाते हैं। यहाँ बात यह कि ये जो थेरापी है ना इंसान के पास, इस थेरापी से बड़ा कोई थेरापिस्ट नहीं हो सकता, इस थेरापी से बड़ी कोई अगोश नहीं हो सकती। ये वो अगोश है, ये वो गोद है कि जिसके पास दुनिया जहां के सारी दवाइयों का मजमूआ उनके पास है, सारी बीमारियों का इलाज उनके पास है। आप दिल टूटने से लेकर टांग टूटने तक, चोट आने तक, एहसासात तक,
यानी कि दुनिया जहां की जो भी मुसीबत का सामना अगर आ जाए तो उसकी थेरापी अगर की जा सकती है, दुनिया में बेस्ट जिसको थेरापी कहा जा सकता है तो वो गोश वालदा है। और उस गोश में वो थेरापी है कि जिसको दुनिया की मैं कह सकता हूं कि कोई भी थेरापी का नाम दिया जा सकता है। एहसास थेरापी, हीलिंग थेरापी, कर्ज थेरापी, मोहब्बत की थेरापी, प्यार की थेरापी, दुनिया से हर चीज से आप बेलौस होकर जब उस गोश में आते हैं तो उस थेरापी का वो मजा है कि बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सरोकार के आपको मिनटों में थेरापी करके बेहतरीन आपका हर चीज का सेट कर दिया जाता है, हल कर दिया जाता है। तो जिनके पास ये थेरापी अभी मौजूद है ना, उनको कदर करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये थेरापी जब इंसान के पास चली जाती है ना तो फिर इंसान को बस सिवाय पछतावे के, सिवाय कही हुई बातों के, सिवाय अपनी वो जो लम्हे आपने वैसे गुजार दिए उनके जिंदे जीते जी उनके बगैर गुजार दिए, फिर उसका एहसास आपको मारता रहता है, मारता रहता है। और इस थेरापी की आपको मैं एक मिसाल देता हूं प्रैक्टिकली कि मैं एयरफोर्स में था। 2012 में मेरी शादी हुई, 2014 में मेरी पोस्टिंग होगी कराची, चला गया मैं वहां पे। उसके पीछे वालदैन कुछ छोटे मोटे बीमार भी होना शुरू हो गए क्योंकि एज 70 के करीब थी। देख मैंने उनकी खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मैं वहां पे जब मेरी पोस्टिंग का टेनोर पूरा होने वाला था तो मैंने कोशिश की कि यार मैं दोबारा लाहौर चला जाऊं। मैंने उस वक्त एक हाजिर सर्विस एवीएम की सिफारिश की तो उन्होंने मुझे कहा जी आपकी पोस्टिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। उसने जिस बंदे को आगे पोस्टिंग पे जो बैठा था उसको कहा, उसने उनको लॉलीपॉप दे दिया, लारा लगा दिया कि सर जैसे ही 3 साल 3.5 साल होते हैं मैं निकाल देता हूँ इसको। लेकिन उसने अपने आगे नोट लिख लिया मेरे नाम के आगे, इस बंदे को लाहौर पोस्ट नहीं करना। वक्त गुजरता गया, उसके 2-3 दफा कहने के बाद उस एवीएम ने मुझे कहा कि सॉरी यार अब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि मैंने फिजिकली उस बंदे को 2 दफा कहा है, फोन पे तो अलग बात थी ना। तो उसने मुझे लारा लगाया, तो अब मेरे रैंक की डिग्निटी मुझे कहती कि अब मैं उसको दोबारा ना कहूँ। मैंने कहा ठीक है सर, बात हो गई। मैंने एप्लीकेशन एक पुट कर दी कि भाई मुझे लाहौर पोस्ट किया जाए क्योंकि मैं सिंगल सन हूँ अपने वालदैन का, उनको मेरी इस टाइम जरूरत है और वाइफ मेरी टीचर है तो मैं नहीं कहीं और सेटल हो सकता। तो जो वहां पे मेरे ऑफिसर कमांडिंग थे अली जान साहब, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पुट करने की बजाय मुझे कहा जी सॉरी आपकी एप्लीकेशन पुट नहीं हो सकती। 2 से 3 दफा मेरा इंटरव्यू हुआ उनके पास साथ, वो नहीं एग्री हुए इस बात पे। वो मुझे ये कहते हैं जी आपने लाहौर के अलावा जहां आप कहते हैं पसंद की यूनिट बताएं, अभी आपका सिग्नल आ जाता है। मैंने कहा सॉरी सर, अगर लाहौर के अलावा तो फिर मुझे यही यूनिट ठीक है जहां मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कराची में। यानी कि जब सारी तरफ से नामीदी हो गई तो मैं वैसे छुट्टी लिख दी क्योंकि मैं वहां टेंशन में था। तो मैं घर आ गया 10-12 दिन। तो वालदा मेरे से एक दिन पूछती है कि पुत्र क्या बना तेरी वो तब्दीली का। तो मैंने कहा वालदा माँ जी कुछ भी नहीं बना। तो कहते क्यों, आपने तो कहा था कि जनरल की सिफारिश है। अनपढ़ सादा लोग थे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जनरल साहब ने तो मुझे ना कर दी है और मैंने इस तरह एक दरखास्त दी थी तो वो भी मेरी ना हो गई है। तो कहती अच्छा। 2-4 दिन गुजरे, जब मैं जाने लगा 3:30 बजे मेरी ट्रेन थी, तो 3 बजे जब मैं सामान वगैरह पैक करके निकलने वाला था तो वालदा ने मुझे जफा डाला। पहले मैं डालता था, उस दिन बस मैं अंदर से जिसको कहते हैं ना बंदा बोझल सा टूटा हुआ सा वो था, तो उन्होंने मुझे खुद जफा डाल दिया। प्यार करने के बाद मुझे कहती हैं कि परेशान ना हो, जाए आप और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी पोस्टिंग, मतलब वो पंजाबी साहब मैंने पहले कहा सादा लोग थे, तो आपकी तब्दीली हो जाएगी लाहौर, फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे आप और बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक, मैं चला गया। ये थोड़ा मेरे दिमाग में चलता रहा जी वालदा ने मुझे ये कहा है वो मान नहीं रहे, वालदा ने मुझे ये कहा है वो मान नहीं रहे। तो मैं वहां एक दिन रन नाइट पे एयर डिफेंस की यूनिट थी, तो एयर डिफेंस का काम तो पता ही है कि वो एयर सर्विलेंस काम था। तो नाइट में ड्यूटी पे बैठा हुआ, तो एक वो बंदा जो सूबेदार वारंट ऑफिसर इस्लामाबाद में किसी अच्छी पोस्ट पे था, वो पोस्ट पे के हर बंदा उसको सल्यूट करता था, वारंट अफसर को ऑफिसर सल्यूट करते थे। तो वो उसकी मुझे कॉल आ गई क्योंकि हम 12 तकरीबन 10 साल इकट्ठे रहे थे, पोस्टिंग एक टेनोर से लाहौर में कराची में। तो उसकी मुझे कॉल आ जाती है, तो मैंने कॉल सलाम दुआ होने के बाद ना उसने मुझे पूछा हाँ सना क्या चल रहा है। तो ये उसके लफ्ज कहने थे, तो मैंने उसको गालियां निकालना शुरू कर दी। था तो वो मेरे से सीनियर, मैं सीनियर टैग था, वो वारंट अफसर था, लेकिन हमारी एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत प्यारी गपशप थी। तो मैंने एक दावे के अंदाजे से उसको गालियां बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो मुझे कहता बात तो सुना, मसला क्या है। मैंने कहा यार आप लोग इस्लामाबाद जाके बैठ गए हो, मैं यहाँ रोल रहा हूँ, मैंने लाहौर जाना है इस तरह। वो उसने मुझे कहा वो तो आपने कहा था जी वो एवीएम फलां से आपकी बात हुई है। मैंने कहा उसने तो मुझे ना कर दी साल के बाद, तो अब एप्लीकेशन दिया तो वो यूसी नहीं मान रहा। तो
कहता अच्छा टेंशन ना ले, 1 मिनट होल्ड कर। उसने मुझे होल्ड कराया, और वो बंदा जो वहां पे एक न्यू पोस्टेड हुआ था, पोस्टिंग वाली पोस्ट पे, एक ऑफिसर, तो उसको उसने ऑनलाइन ले लिया। तो मुझे कहता है, उसको कहता है सर मुझे ये बंदे की पोस्टिंग चाहिए लाहौर इमीडिएट। उसने कहा अभी तो रात तो हो रही है, तो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको ना इसका फीडबैक दूंगा। उसने कहा सर सुबह तो ये लड़का भी नाइट पे घर के गया होगा, सोया होगा, मैं भी सोया हूँ। उसने कहा आप फिक्र ना करें, मैं खुद उठा लूंगा आप लोगों, मैं मुझे याद है, मैंने लिख लिया पार्टिकुलर पार्टिकुलर उन्होंने मेरे लिख लिया। सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे कॉल आ गई मुझे फिर दोबारा इस्लामाबाद से। तो मुझे कहता है होल्ड कर सर लाइन पे। मुझे कहते हैं भाई बिल्कुल सुकून करें, क्योंकि आपके नाम के आगे लिखा हुआ है कि इस बंदे को लाहौर पोस्ट नहीं करना। तब जाके पता चला कि उस बंदे ने आगे नोट लिखा हुआ था कि इस बंदे को लाहौर पोस्ट नहीं करना, सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया उस एवीएम को। तो कहते हैं जी जब तक ये बंदा जाता नहीं, अगर आपने उससे पहले छेड़छाड़ की तो ये कन्फर्म आपको कहीं और पोस्ट करके जाएगा, तो आप चुप रहें, इसने मैक्सिमम हफ्ता 2 हफ्ते रहना और इसकी पोस्टिंग आ जानी है, क्योंकि मैं उसी की जगह पे आया हूँ। तो ठीक है जी, चुप कर गए। ठीक हफ्ता गुजरा, कोई 8-9 दिन, तो उस बंदे की खुद उस बंदे को कॉल आई और मुझे उसने ऑनलाइन ले लिया कॉन्फ्रेंस कॉल पे। मुझे कहता बोल कहाँ जाना है। मैंने कहा सर लाहौर जाना, आपको पता ही बताया हुआ मैंने आपको। तो कहता यूनिट बोल। मैंने यूनिट बता दी। उसने कहा ठीक है जी, आज उसका सिग्नल आ रहा है। तो ठीक है जो वो उधर से ड्रॉप हो गए मेरे साथ, फिर इस्लामाबाद वाला कहता है अब आपको कितना जाने टाइम। मैंने कहा बस मुझे कल निकालने, परसों जाने टाइम दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने तो घर जाना है। तो थोड़ी देर के बाद वो जो उसका असिस्टेंट हमारे रैंक का था सीनियर टेक, उसकी कॉल आ गई मुझे, तो कि यार इस तरह है। वो मुझे लॉलीपॉप देने लग गया जी, इस यूनिट को छोड़ो, इस यूनिट में, इस यूनिट में छोड़ो, क्योंकि उसके वहां पे अपने इलाके के लोग थे, अपने कुछ कुलीग थे, कोर्समेट थे, तो वो उनको नहीं वहां से लाना चाहता था। हमारी बहस के बाद मैंने कहा यार मुझे छोड़ें, सरकार को जाने, उसका काम जाने। 10 मिनट के बाद फिर उसकी मुझे कॉल आ जाती है कि यार आप फला फला यूनिट में चले जाएं, आपकी मेहरबानी है। उसने फिर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जी वहाँ मेरा एक इलाके का है, मैं उसको नहीं निकालना चाहता, आपकी मेहरबानी है। वहाँ दूसरी जगह जो हाँ आप कह रहे हैं वहाँ मेरा कोर्समेट बैठा हुआ है, मैं उसको भी नहीं निकालना चाहता, तो आपकी मेहरबानी है कि आप फला फला यूनिट में चले जाएं। अलबत्ता मैंने यूनिट चॉइस की, मैंने कहा ठीक है मुझे इसमें निकाल दें, 3 बजे सिग्नल आ रहा है। बात वहाँ क्या हो रही है, बात मैं वहां से लाहौर जनाब ठीक दूसरे दिन लाहौर पहुंच गया। ठीक है जी, शॉर्टकट करते हैं। तो कहने का मकसद ये, ये वो थेरेपी थी जो जाते जाते मुझे मिली, और वापस जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि यार एक एवीएम को सिफारिश जो हाजिर सर्विस है उसको ना हो सकती है। एक ग्रुप कैप्टन रैंक का ऑफिसर मुझे मेरी एप्लीकेशन पुट नहीं करना चाहता, तो मैं कहां जाऊंगा। लेकिन वो जो जाते हुए थेरेपी मुझे मिली ना, उस थेरेपी ने फिर अपना काम किया, क्योंकि वो कनेक्शन था ऊपर, और ये कनेक्शन इंसान को जमीन से उठा के फौरन अर्शों पे ले जाता है। बस इसकी खिदमत आपको करनी है। तो बात हमारी गोश पे हो रही थी, तो इलाज होता रहा, चलता रहा। फिर एक दिन ड्यूटी से मैं उठा, शाम का पहर था, तो तबीयत मेरी बड़ी बोझल सी थी। तो मैंने कहा यार छोड़ते हैं बाकी काम, घर जाने की बजाय ना वालदा जहां गई हुई हैं गोशा थेरेपी में जाते हैं। मैं वहां का रुख किया, वहां पहुंचा तो वहां जाके पता चला कि वालदा की तबीयत तो 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब है, मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ जाके देखा तो उनकी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैं अपनी तबीयत भूल गया, बस उनकी खिदमत में लग गए। उनको 2-4 घंटे जो खिदमत की वहाँ पे, खुद मेडिसिन दी, डॉक्टर को बुलाया, चेक कराया, जो भी करने के बाद कुछ घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद तकरीबन उनको कुछ संभली तो वो सो गई फौरन। तो मैं उठा तो घर को चल रहा था। जब घर चल के आ गया, कुछ लम्हे गुजरे, आप ये कह रहे हैं आधा घंटा गुजरा होगा, तो मुझे फौरन वहां से कॉल आ जाती है, और 100 वहम पता नहीं क्या क्या जहन से गुजर गया। मैं झटके से फोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, सब खैरियत है ना। तो आगे से मुझे कहते हैं सब खैरियत है। मसला ये है कि माँ जी उठे हैं, तो वो पूछ रही है कि आपकी तबीयत खराब थी, अब आपकी तबीयत कैसी है। तो मैंने कहा ओ मेरे खुदाया, ये माँ क्या चीज़ है। उस रात मुझे समझ आई इशफाक साहब की बात की कि माँ जो होती है ना, वो सारी चीज़ों से, औरत जो है वो सारी चीज़ों से बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। बाकी मोहब्बत उसकी टाइमली होती है। ये वो हस्ती बन जाती है कि इसको फिर बंदे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। जैसे कहते हैं ना पुराने हकीम यहाँ नब्ज देखते थे तो बता देते जी आपको ये मसला है, तो ये तो नब्ज भी नहीं देखती है, तो चेहरा पड़ जाती है, चेहरा पढ़ के बता देती है कि आज इसको ये मसला है। तो फिर उसी हिसाब से उसकी थेरेपी करती है, उसी हिसाब से उसको अपनी गोश में लेकर उसका इलाज करती है, और यहां तक कि वो अपनी तकलीफ को भी बोल जाती है अपनी औलाद की तकलीफ में। तो
यहाँ पे कुरान पाक की आखिरी बात पे मैं अपने बात ख़त्म करूँगा कि कदर करें इनकी हस्तियों की। अगर ये आपके पास आ गई है ना, वालदा के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, तो इनकी हमेशा कदर करें। और आखिरी वाली जो रूप है, इसका तो मज़ा ही अलग है। इससे बड़ा कोई मालिज नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई तबीब, हकीम, डॉक्टर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई थेरापिस्ट नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई मेडिकल साइंस नहीं हो सकती। ये इतनी प्यारी इलाजगाह है। अस्सलाम वालेकुम।